आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन के बारे में। तो फंक्शन क्या होता है, किस तरह से इसको डिक्लेयर करते हैं, किस तरह से कॉल करते हैं, किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं, ये सारी चीज़। तो उसके पहले ये देखेंगे कि फंक्शन की डेफिनेशन क्या होता है। तो फंक्शन क्या है कि एक तरीके से सब प्रोग्राम है। जैसे बाकी प्रोग्रामिंग में हमने देखा था कि मेन से किसी प्रोग्राम को हम लोग स्टार्ट करते हैं मेन से, और इसके अंदर हम लोग सारा कोडिंग कर देते हैं। तो अब ये देखिए कि कोडिंग कर रहे हैं, हज़ारों लाइन या लाखों लाइन की कोडिंग हो, तो इसमें से लॉजिकली इसमें किसी एरर को सर्च करना हो तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और दूसरी दिक्कत ये होगा कि अगर मान लीजिए इस फंक्शन में 10 लाइन मीन्स 10th लाइन ऐसे कॉमन हो जो 10 बार इस प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल में आए, तो हमें उसको बार बार यहाँ पर लिखना होगा। इस तरह से मतलब 100 लाइन लिखना होगा, जिससे टाइम ज़्यादा लगेगा। और टाइम के ज़्यादा के साथ साथ ह्यूमन नेचर है कि जितनी बार लिखेंगे तो एरर यहाँ पे आ सकता है, सिंटैक्स एरर आ सकता है, या किसी भी तरीके से लिखने में दिक्कत हो सकती है। तो इसी को जो बार बार ये रिपीट कर रहा है, तो इसे हम लोग क्या करते हैं कि एक फंक्शन अलग से बना लेते हैं, और जहाँ पे आवश्यकता हो उसको हम लोग कॉल कर लेंगे। जितनी बार ज़रूरत हो उतनी बार कॉल कर सकते हैं। तो अपने प्रोग्राम में भी इसको हम लोग बना के कॉल कर सकते हैं, या अलग से बना के कहीं सेव कर लें दूसरे फाइल में, उसको भी हम लोग कॉल कर सकते हैं। तो अब देखिए, मान लीजिए एक फंक्शन है जैसे x। अब इस फंक्शन को इसके अंदर कोडिंग लिख देंगे। तो अब देखिए फंक्शन की पहचान है कि यहाँ पर पैरेंथेसिस लाइन, ये जो पैरेंथेसिस होगा उसको लगा देते हैं, तो ये फंक्शन की पहचान हो जाती है। और जो वेरिएबल यहाँ पर जो लिखते हैं फंक्शन का नाम, वो सेम एज रूल फॉर कंस्ट्रक्टिंग वेरिएबल जो स्टार्टिंग में पढ़े थे आप लोग, जो आइडेंटिफायर होगा, तो उस तरह से हम लोग इसको डिक्लेयर कर देते हैं, इस नाम से यहाँ पर लिख लेते हैं। अब इसको हम यहाँ पर इतना कोडिंग ना लिख के, इस 10 लाइन का कोड यहाँ पर x को कॉल कर लें, फिर x को कॉल कर लें, x को कॉल कर लें, ऐसे जितनी ज़रूरत होगी जितनी जगह पे हम उसको फंक्शन को कॉल कर लेंगे। तो एक ही जगह लिख के हम लोग अलग से कंपाइल करके एरर फ्री करके फिर इसे हम कॉल करेंगे। तो देख सकते हैं कि इससे जो कॉम्प्लिकेटेड होता था वो कम हो जाएगा, कॉम्प्लिकेसी कम हो जाएगी। दूसरी चीज़, जो बार बार हमारा टाइम लॉस हो रहा था या बार बार उसके कोडिंग को लिखते थे, एरर्स आने की पॉसिबिलिटी थी, ये सारी चीज़ें इस फंक्शन के माध्यम से दूर कर सकते हैं। तो अब देखिए ये फंक्शन पढ़ने का कारण है। तो अब देखिए फंक्शन में क्या होता है कि जैसे एक प्रोग्राम है, मान लीजिए ये प्रोग्राम है। अब इस प्रोग्राम को हम लोगों ने इसमें ये कंप्लीट प्रोग्राम है, तो अब इस प्रोग्राम को हम लोगों ने डिवाइड कर दिया 2 पार्ट या कई भी पार्ट में, और जो इसका पार्ट हुआ इसको कहते हैं सब प्रोग्राम। सब प्रोग्राम, ये भी सब प्रोग्राम हो गया, सब प्रोग्राम। तो अब देखिए जब इसको डिवाइड किए, इंडिविजुअली इसको सॉल्व कर लेते हैं, अलग अलग लॉजिकली इसे सॉल्व कर लेते हैं, इसका कोडिंग कर लिया। तो अब इसे हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हम लोग का फाइनल सॉल्यूशन मिल जाता है। तो कहने का मतलब है कि प्रोग्राम को, जो कंप्लीट प्रोग्राम है, उसको कई भाग में डिवाइड कर दें। तो जैसा कि सी के बारे में हम लोग ये जानते हैं कि मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग है, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग है, तो उसे हम लोग फंक्शन के फॉर्म में डिवाइड कर लेते हैं। बड़े प्रोग्राम को, जो सी का प्रोग्राम होगा, उसको प्रोग्राम को फंक्शन के फॉर्म में हम लोग डिवाइड करते हैं। इट मीन्स सब प्रोग्राम के फॉर्म में। तो फंक्शन की डेफिनेशन यही आती है कि इट इज़ अ सब प्रोग्राम। ये एक सब प्रोग्राम है जो कि किसी अन्य जगह से उसको कॉल किया जा सकता हो। इट मीन्स फंक्शन क्या है? इट इज अ सब program. It is a subprogram which can be called by another part of
द प्रोग्राम। ठीक, तो इसमें क्या है कि फंक्शन क्या है, सब प्रोग्राम है जो किसी दूसरे जगह से हम लोग कॉल कर सकते हैं। तो जो मेन प्रोग्राम होगा उसके जो मेन फंक्शन होगा उसके अंदर हम उसको कॉल कर लेंगे और कॉल करने के बाद इस तरह से हम लोग प्रोग्राम को कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये फंक्शन की डेफिनेशन होगी। अब रही बात इस फंक्शन को हम लोग क्यों पढ़ते हैं, तो ये देखिए जैसा कि अभी हम लोगों ने इधर डिस्कस किया, पहला इट reduces the complexity of the program. It reduces the complexity of a program. प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर लेते हैं। दूसरा, इसको हम लोग ये कह सकते हैं कि आसानी से जब अगर प्रोग्राम को अलग अलग डिवाइड कर देते हैं फंक्शन में, तो उसको हम लोग ईजिली उसके लॉजिक को हम लोग समझ सकते हैं, मतलब ईजियर हो जाता है, ईजियर टू अंडरस्टैंड, ईजियर टू अंडरस्टैंड। तो जब आसान हो जाएगा, छोटे छोटे लॉजिक में हम उसको डिवाइड कर देंगे, तो डीबगिंग आसानी से कर सकते हैं, मतलब उसके अंदर जो एरर होगा आसानी से हम लोग उसे सर्च करेंगे और उसे हम लोग रिमूव कर देंगे। ईजियर टू डीबग, आसानी से हम लोग उसे डीबग कर लेंगे। और अगर ये बार बार हमारा कोई फंक्शन दिया हुआ है तो एक जगह उसको बना के स्टोर कर लें या प्रोग्राम में ही बना लें, उसको कई जगह अगर कई बार इस्तेमाल करना हो तो कह सकते हैं कि इट टेक्स लेस टाइम, इट टेक्स लेस टाइम टू टाइप, और ये कह सकते हो कि ये फास्ट हो सकता है इस तरह से। तो ये फंक्शन के समझ लीजिए कि एडवांटेज है या इसका यूज़ इसलिए हम लोग पढ़ते हैं। अब दूसरी चीज़ ये हो गई कि फंक्शन को जो हम लोग पढ़ते हैं तो कितने टाइप के फंक्शन होंगे। टाइप्स ऑफ फंक्शन ये दो कैटेगरी में हम लोग रखते हैं इसको। एक होगा प्री डिफाइंड फंक्शन, ये टाइप्स में, टाइप्स ऑफ फंक्शन प्री डिफाइंड, और एक होगा यूज़र डिफाइंड प्री डिफाइंड फंक्शन और यूज़र डिफाइंड फंक्शन। तो प्री डिफाइंड फंक्शन में हम लोग क्या करते हैं कि पहले से उसकी मीनिंग, उस फंक्शन की मीनिंग जिसकी मीनिंग पहले से डिफाइंड हो उसे प्री डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। और ये होता कहाँ है, लाइब्रेरी फंक्शन में। लाइब्रेरी फंक्शन, तो लाइब्रेरी एक होता है फंक्शन का जिसमें सारे प्री डिफाइंड फंक्शन स्टोर्ड होते हैं। ये फॉर एग्जांपल प्रिंटफ, इसकी मीनिंग हम लोग डिफाइन नहीं करते हैं, प्रिंटफ लिखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करता है, वो टास्क परफॉर्म करता है। इसी तरीके से स्कैनफ एक फंक्शन है, CLR SCR फंक्शन है, गेट CH, ये सब फंक्शंस हैं। इसी तरह से पावर का फंक्शन है, SQRT फंक्शन है, ये सारे फंक्शंस हैं। तो इन सब का इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं इनको हम लोग हेडर फाइल में रखते हैं जो होगा stdio.h हेडर फाइल। अब इन फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो conio.h का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से POW पावर का SQRT का इस्तेमाल करेंगे अगर कभी, तो ये math.h हेडर फाइल का इस्तेमाल करेंगे। तो इनकी मीनिंग ऑलरेडी डिफाइंड है और ये प्री डिफाइंड है, इसको हम लोग डिफाइन नहीं करते हैं, सिर्फ इन हेडर फाइल का इस्तेमाल करते हुए इन फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। यूज़र डिफाइंड फंक्शन मीन्स वो फंक्शन जो यूज़र डिफाइंड, द फंक्शन डिफाइंड बाय द यूज़र इज नोन एज यूज़र डिफाइंड फंक्शन। फॉर एग्जांपल सपोज
फंक्शन का नाम हम लोग सम ले लें, ये फंक्शन हो गया। TOT ये ले लिए, क्यूब ये, तो ये जो हम लोग नाम दे रहे हैं सम, TOT, क्यूब, तो ये रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग वेरिएबल्स जो पढ़ते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग हम लोग इन फंक्शन का नाम दे देते हैं। तो थोड़ा सा सिंपल होगा, तो समझने में बार बार अगर इस्तेमाल करेंगे तो आसानी से ये हम लोग कर सकते हैं। तो ये दो तरह का फंक्शन, प्री डिफाइंड, यूज़र डिफाइंड फंक्शन, यूज़र खुद डिफाइंड करेगा, यहाँ पर ऑलरेडी डिफाइंड होगा। तो इस तरह से फंक्शन को हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ फंक्शन। अब इसके बाद अगला है कि किस तरह से फंक्शन को हम लोग डिक्लेयर करेंगे, किस तरह से डिफाइन करेंगे, किस तरह से फंक्शन को कॉल करेंगे। तो फंक्शन को हम लोग जैसे बाकी किसी भी प्रोग्रामिंग में देखते हैं कि प्रोग्राम में इस्तेमाल करने से पहले हम लोग यूज़र या हम लोग ये देखते हैं कि किस तरह से उसको डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ पर भी फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे इस तरह से। तीन चीज़ें यहाँ पर आएगी फंक्शन को पूरा कंप्लीट करने में। फंक्शन डिक्लेरेशन, दूसरा है फंक्शन कॉल, फिर है फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन को डिफाइन। जब फंक्शन की प्रोग्राम के बारे में हम लोग बात करेंगे तो ये तीन चीज़ आना है। तो यहाँ जैसे कि फंक्शन डिक्लेरेशन, तो फंक्शन डिक्लेरेशन का मतलब होता है कि किस तरह से फंक्शन को हम लोग डिक्लेयर करेंगे। तो फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर होगा रिटर्न टाइप। जैसे सिंटेक्स इसका होगा रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप कि फंक्शन किस तरह से रिटर्न, कौन सा वैल्यू रिटर्न करेगा, किस टाइप का। फिर फंक्शन नेम, फंक्शन का नेम होगा। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आर्गुमेंट, मीन्स डेटा टाइप, फिर डेटा टाइप इस तरह से हम लोग डिक्लेयर करेंगे। और यहाँ पे हम लोग का सेमीकोलन होगा, मीन्स रिटर्न टाइप होगा, फंक्शन का नाम लिखेंगे, फिर किस तरह का ये डेटा टाइप है। तो ये रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, इसे हम कहेंगे आर्गुमेंट। ये कितना आर्गुमेंट है, किस टाइप का आर्गुमेंट है, क्या ऑर्डर है आर्गुमेंट का, ये सारे इसके अंदर। जैसे एग्जांपल इसका देख लीजिए, मान लीजिए रिटर्न टाइप किसी फंक्शन को हम लोग लिख रहे हैं, तो रिटर्न टाइप इंटीजर, फंक्शन का नाम सपोज हम लोगों ने दिया है सम, और आर्गुमेंट जो हम पास करेंगे कि सपोज 2 नंबर का सम अगर हमें लेना है तो 2 वैल्यू चाहिए। हम ये मानते हैं कि इंट और इंट 2 वैल्यू ले लेंगे और उसे सम कर देंगे, और जो उसका रिजल्ट आएगा तो वो भी इंटीजर आएगा, उसे रिटर्न करेंगे इंटीजर टाइप का। तो इस तरह से हम लोग डिक्लेयर करेंगे और डिक्लेरेशन में सेमीकोलन होगा। अब अगर हम लोग फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो फंक्शन को कॉल करने के लिए रिटर्न टाइप की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर जो रिटर्न टाइप छोड़ देंगे, फंक्शन नेम, फंक्शन का नेम होगा यहाँ पे, और फंक्शन नेम के बाद लिखेंगे यहाँ पे पैरामीटर, लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स, ये भी सेमीकोलन से टर्मिनेट होगा। तो लिस्ट ऑफ पैरामीटर और फंक्शन का नाम लिख देंगे तो वो फंक्शन को कॉल कर लेंगे। अब इसके बाद जो थर्ड आता है फंक्शन को डिफाइन करना। अभी तो डिक्लेरेशन हुआ और फंक्शन को किस तरह से कॉल करेंगे। अब फंक्शन के डेफिनेशन को हम लोग इसी प्रकार लिखेंगे, रिटर्न टाइप, और रिटर्न टाइप के बाद फंक्शन नेम, और यहाँ पर लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स, और यहाँ पे
डेफिनेशन के केस में लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन और यहाँ पर वो स्टेटमेंट जिसे एग्जीक्यूट करना है, स्टेटमेंट्स या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स। तो अब देख सकते हैं कि यहाँ रिटर्न टाइप है, फिर फंक्शन का नाम है और लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स होगा, और जो लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स होंगे लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन और यहाँ पर ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स जिसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये फंक्शन डेफिनेशन में, और फंक्शन डेफिनेशन जब जहाँ डिफाइन करेंगे ये ध्यान रखना होगा कि इसके अंदर सेमीकोलन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि इसी से रिलेटेड इतना होगा। बाकी इसमें और इसमें हम लोग सेमीकोलन का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ ये देखिए कि जो फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे तो कहाँ पे डिक्लेयर करेंगे फंक्शन को। जैसे वेरिएबल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो मेन के अंदर हम लोग डिक्लेयर कर देते हैं। जब फंक्शन को हम लोग डिक्लेयर करेंगे तो ये ग्लोबली डिक्लेयर करेंगे above the main declared above the main function, declared above the main function। तो हम लोग इसको जो डिक्लेयर करेंगे वो मेन फंक्शन के ऊपर ये जो डिक्लेयर करेंगे तो इसको हम लोग विदिन द मेन, इनसाइड द मेन फंक्शन, तो मेन फंक्शन के अंदर हम लोग डिक्लेयर करें, ये कॉल करेंगे फंक्शन को। और ये जो हम लोग करेंगे यहाँ पे जो ये फंक्शन को डिफाइन करेंगे मेन के बाहर, आउटसाइड द मेन फंक्शन, मेन फंक्शन के बाहर हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। तो ये है फंक्शन में तीन चीज़ें जो डिक्लेरेशन करेंगे, फंक्शन को कॉल करेंगे और फंक्शन को डिफाइन करेंगे इन सब टाइप से। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने एक एग्जांपल इसको ले लें कि मेन, जैसे ये हम लोगों ने मेन लिया, इंट सम इस तरह से डिक्लेयर किया। तो जब हम इसके अंदर कॉल करेंगे तो कॉल करने में एग्जांपल का ये ले लें, मेन के अंदर क्या होगा, सम, सीधे वैल्यू ले लेंगे, मान लीजिए लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स, लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स, लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स। और जब इसको हम लोग यहाँ पर डिफाइन करेंगे तो सपोज सम के केस में ही जैसे ये लिया गया है तो यहाँ पर इंट लिख लेंगे, सम लिख लेंगे और लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स, लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स। और इसको जब डिफाइन करेंगे यहाँ पे तो ये हम लोग का होगा वेरिएबल डेटा टाइप, लोकल डिक्लेरेशन कर रहे हैं तो ये होगा सपोज डेटा टाइप, मान लीजिए कि डिक्लेयर कर दें इंट एक्स वाई, कुछ भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पर स्टेटमेंट्स हो जाएगा, स्टेटमेंट्स जैसा कि हमें ज़रूरत होगा। तो ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं फंक्शन को। तो जब हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे तो इसी को लेके पूरा देख लेंगे कि किसको हम लोग किस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं। अब इसके अंदर दूसरी चीज़ जो हम लोग में के लिए जानना है तो इसमें क्या है कि इसको देखिए, ये जो डिक्लेरेशन होगा तो ये है आर्गुमेंट है, ये पैरामीटर्स है। जो फंक्शन कॉल में पैरामीटर्स का इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं एक्चुअल पैरामीटर। और जो डेफिनेशन में हम लोग का फंक्शन के अंदर इस्तेमाल करते हैं पैरामीटर, वो फॉर्मल पैरामीटर, क्योंकि इसकी वैल्यू ही पूरे प्रोग्राम का, जो कॉलिंग फंक्शन में मेन में हम लोग जो डेटा देंगे, जो पैरामीटर देंगे, वो पूरे प्रोग्राम के आउटपुट को प्रभावित करेगा। इसलिए ये एक्चुअल हो गया और ये फॉर्मल पैरामीटर का काम होगा। अब इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी और होंगे जो फंक्शन के प्रोग्राम को समझने या लिखने के पहले हम लोग उसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे एक आएगा रिटर्न,
रिटर्न। तो रिटर्न क्या है, एक फंक्शन है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है रिटर्न। तो रिटर्न क्या करेगा कि एक से अधिक वैल्यू को कभी रिटर्न नहीं करेगा। एक से अधिक वैल्यू अगर रिटर्न कर देता तो हम लोग पॉइंटर की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो वो नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो रिटर्न इट डू नॉट या इट कैनॉट, इट नेवर रिटर्न more than one value at a time। कभी भी एक समय में एक से अधिक वैल्यू रिटर्न नहीं करता। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि रिटर्न फंक्शन नेवर रिटर्न मोर देन वन वैल्यू एट अ टाइम। एक समय में एक से अधिक वैल्यू कभी ये रिटर्न नहीं करता। इसको हमेशा हमें ध्यान रखना पड़ेगा इन चीज़ों को। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ें टर्मिनोलॉजी आती है एक्चुअल पैरामीटर और लोकल पैरामीटर। एक्चुअल पैरामीटर का मतलब होता है कि वो वैल्यू, वो लिस्ट ऑफ वैल्यू, वो पैरामीटर जो कॉलिंग फंक्शन के अंदर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कॉलिंग फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर पास करेंगे वो एक्चुअल होगा। किस में होगा? कॉलिंग फंक्शन के अंदर। और लोकल, ये लोकल नहीं, फॉर्मल पैरामीटर क्या होगा? जो फंक्शन डेफिनेशन के अंदर इस्तेमाल होगा, उसको कहेंगे फॉर्मल पैरामीटर। और इसी तरीके से हम लोग ये देख लेंगे कि आगे ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल। तो ग्लोबल वेरिएबल या ग्लोबल फंक्शन हम लोग कह लें का इसका मतलब हुआ कि मेन के बाहर ग्लोबली कहीं से भी एक्सेस कर सकता है। लोकल वेरिएबल या लोकल फंक्शन का मतलब होता है कि विद इन दी मॉड्यूल जिसका हम इस्तेमाल करें वो लोकल का काम होगा। तो ऐसे हम लोग देख सकते हैं। तो अभी जो फंक्शन डेफिनेशन, डिक्लेरेशन, कॉलिंग के बारे में हम लोग बात किए हैं, तो हम लोग उसके बारे में देख लें कि एक फंक्शन सम का हम लोग ले लें और उसी को हम लोग पहले समझ लें कि किसको क्या हम लोग कहते हैं। तो अब देखिए फंक्शन जब हम लोग जनरेट करेंगे, सपोज मान लीजिए डिक्लेयर करें पहले, तो इंट सम और दो नंबर को हमको ऐड करना है, तो इंट और इंट यहाँ पर इस्तेमाल कर देंगे और सेमीकोलन लगा दिए। तो इसको हम लोग क्या कह रहे हैं? फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे हैं। ये डिक्लेरेशन, ये होगा डिक्लेरेशन फंक्शन का। फिर यहीं पे हम लोग बाकी जो हेडर फाइल वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं ऊपर, या void मेन, और void मेन के अंदर सपोज इंट a, b और c तीन वेरिएबल यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, a, b, c। अब यहाँ पर दो वैल्यू रीड कर लें, स्कैन f %d %d %a %b, दो वैल्यू ले लिया। अब हम लोग कॉल करें सम a b, दो वैल्यू पास कर दें और वहाँ से ऐड करके ला देगा c के अंदर स्टोर, और हम इसे प्रिंट कर देंगे %d और यहाँ पर c को प्रिंट कर देगा। और डेफिनेशन के लिए हम लोग यहाँ लिखेंगे इंट सम। अब यहाँ पर मान लीजिए इंट x हो गया, इंट y हो गया, और इसे हम लोग यहीं से सपोज इंट एक वेरिएबल ले लें z, तो z के अंदर x + y और रिटर्न z। तो ये होगा एक सिंपल प्रोग्राम सम ऑफ टू नंबर का। तो अब देखिए यहाँ पर हेडर फाइल वगैरह होगा,
इंट सम, ये तो डिक्लेरेशन हो गया। यहाँ पर जो फंक्शन को कॉल किया गया है ये है फंक्शन कॉल, और ये वाला है फंक्शन डेफिनेशन। ये फंक्शन को हम लोग डिफाइन कर दे रहे हैं। अब इसमें देखिए ये जो ABC है लोकल वेरिएबल है, ये यहाँ पर Z लोकल वेरिएबल। अब हम लोग का यहाँ पर देख सकते हैं कि ये क्या है, फंक्शन का नाम है। तो फंक्शन का नेम यहाँ हर एक जगह सेम हो सकता है, होगा। और यहीं पे देखिए इसको जो A और B है, तो A और B को हम लोग जो लिख रहे हैं यहाँ पे, ये एक्चुअल पैरामीटर है, एक्चुअल पैरामीटर। और जो यहाँ पर x का इस्तेमाल किए हैं, y का इस्तेमाल किए हैं, ये है फॉर्मल पैरामीटर। और बाकी ये सब लोकल वेरिएबल है। जैसे z को हम लोगों ने लिख लिया z लोकल वेरिएबल, ABC भी लोकल वेरिएबल, इसे लोकल वेरिएबल हम लोग कहेंगे। और देखिए रिटर्न फंक्शन क्या कर रहा है, रिटर्न करेगा वैल्यू, रिटर्न वैल्यू ऑफ z की वैल्यू को रिटर्न करेगा। जितना भी A B की वैल्यू का सम होगा उसे वो रिटर्न करेगा। और z भी लोकल वेरिएबल है। तो इसमें देख सकते हैं कि जो जो चीज़ों का इस्तेमाल हम लोग किए हैं। और ये देखिए सम, ये है फंक्शन नेम, ये है फंक्शन नेम, फंक्शन का नाम। और ये जो इंट है ये है आर्गुमेंट, ये है आर्गुमेंट। तो अब इसमें से एक सिंपल सा प्रोग्राम हम लोग देखें कि ये फंक्शन का नाम है, फंक्शन नेम सम, ये आर्गुमेंट्स है। और जो ये इंटीजर है यहाँ पर लिखा गया है, ये बताता है रिटर्न टाइप कि रिटर्न का टाइप क्या होगा, इंटीजर टाइप वैल्यू को रिटर्न करेगा। यहाँ पर सम है, फंक्शन का नाम, ये आर्गुमेंट हो गया। और इस तरह से पूरा ये मिला दीजिए तो कैसे फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, फिर कैसे फंक्शन को कॉल करते हैं। इसमें देखिए रिटर्न टाइप नहीं होगा, नो रिटर्न टाइप इन फंक्शन कॉल। और यहाँ पर जो फंक्शन को डिफाइन करेंगे इसमें देख सकते हैं कि ये रिटर्न टाइप होगा और इसमें सेमीकोलन नहीं होगा। बाकी में यहाँ पर डिक्लेरेशन में और कॉलिंग में हम लोग सेमीकोलन का इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसे हम लोग ये कर सकते हैं। अब इसी में हम लोग का आता है एक फंक्शन प्रोटोटाइप। तो इसी से हम लोग ये देख लेंगे फंक्शन प्रोटोटाइप। तो फंक्शन का अगर हम लोग प्रोग्राम बनाएं और फंक्शन प्रोटोटाइप ना आए, इस तरह से पॉसिबल नहीं है। तो फंक्शन प्रोटोटाइप में कुछ ना कुछ उसके अंदर ये 5 पॉइंट्स होते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप के अंदर। तो फंक्शन प्रोटोटाइप जैसे मतलब एक तरीके से कह लीजिए कि फंक्शन के डिक्लेरेशन को ही हम लोग यहाँ पर दिखाते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप में। तो देखिए जैसे फंक्शन प्रोटोटाइप अगर एरर आता है प्रोग्रामिंग में तो समझ लीजिए कि ये 5 पॉसिबिलिटी है एरर का। पहला है या फंक्शन प्रोटोटाइप मीन्स इट टेल्स द कंपाइलर अबाउट, कंपाइलर को मैसेज, जैसे ही हम फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे मैसेज चला जाएगा कंपाइलर को, यहाँ पे कंपाइलर को अबाउट पहला द नेम ऑफ द फंक्शन, कि फंक्शन का नाम क्या है। जैसे फंक्शन का नाम हम लोगों ने यहाँ पर सम लिया है तो यहाँ पे भी SUM होगा, यहाँ भी SUM होगा। कहीं अगर मिसमैच होगा तो वो फंक्शन प्रोटोटाइप एरर देगा। दूसरा होगा द रिटर्न टाइप,
अब ये ध्यान रखेंगे कि जब हम डिक्लेयर करेंगे यहाँ पर तो रिटर्न टाइप अगर इंटीजर दिए हैं तो यहाँ भी इंटीजर ही होगा, नहीं तो फिर मिसमैच होगा कि आपने इंटीजर दिया है और रिटर्न कर रहे हैं कुछ और टाइप का। तो रिटर्न जैसे इंटीजर कर सकते हैं, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल भी रिटर्न कर सकते हैं। तो जो टाइप का यहाँ डिक्लेयर करेंगे वही हर एक जगह पर होना चाहिए। थर्ड है नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स। दी नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स, नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स। तो फंक्शन में नंबर ऑफ आर्गुमेंट जो डिक्लेरेशन आपने दिया है तो कितना, 1 है 2 है, कितने आपने आर्गुमेंट दिया है हर एक जगह पूरे प्रोग्राम में यहाँ 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 सभी जगह सेम नंबर ऑफ आर्गुमेंट होने चाहिए। फोर्थ है दी टाइप्स ऑफ एन आर्गुमेंट। तो किस टाइप का आर्गुमेंट है, मीन्स इंटीजर है, इंटीजर, 2 इंटीजर टाइप के आर्गुमेंट है तो यहाँ भी 2 इंटीजर होगा और यहाँ भी 2 इंटीजर, हर एक जगह सेम होने चाहिए कि 2 इंटीजर है तो हर एक जगह। पांचवा है दी ऑर्डर ऑफ दी आर्गुमेंट, ऑर्डर ऑफ दी आर्गुमेंट। तो ऑर्डर ऑफ दी आर्गुमेंट का मतलब होता है कि किस ऑर्डर में है। अगर यहाँ पर पहला इंटीजर है, दूसरा इंटीजर, पहला इंटीजर, दूसरा, पहला, दूसरा, हर एक जगह यहाँ पे और यहाँ पे तीनों जगह का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर हम यहाँ पर इंटीजर ले रहे हैं, यहाँ फ्लोट, तो यहाँ पे इंटीजर लेंगे, यहाँ फ्लोट, और यहाँ पे भी इंटीजर, यहाँ पे फ्लोट। अगर यहाँ दोनों फ्लोट है तो हर एक जगह दोनों फ्लोट होगा। जिस ऑर्डर में लेंगे उसी ऑर्डर में, क्योंकि जो वैल्यू पास, ये कॉल बाय वैल्यू का एग्जांपल होता है कि किस ऑर्डर में आपने दिया है उसी ऑर्डर में वो वैल्यू पास होगा। तो अगर यहाँ पर इंटीजर है तो इंटीजर में ही स्टोर होगा, अगर ये फ्लोट होगा तो फ्लोट में ही स्टोर होगा। अगर इंटीजर यहाँ फ्लोट वैल्यू दिया है, यहाँ इंटीजर, तो वो स्टोर ही नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से फंक्शन प्रोटोटाइप में कंपाइलर को ये मैसेज देता है एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन कि द नेम ऑफ द फंक्शन, पहला कि सभी जगह पे फंक्शन का नाम जहाँ भी इस प्रोग्राम में इस्तेमाल करेंगे हर एक जगह पे सेम होगा। दूसरा रिटर्न टाइप, जो रिटर्न टाइप होगा फंक्शन का डिक्लेयर करेंगे उसी तरह का डेफिनेशन में वैल्यू को रिटर्न टाइप होना चाहिए, वेदर इट में भी कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट और डबल, किसी भी तरीके का हो सकता है। नंबर ऑफ आर्गुमेंट थर्ड पॉइंट है। तो नंबर ऑफ आर्गुमेंट जैसे यहाँ पे 2 दिया है स्टार्टिंग में डिक्लेरेशन में, तो यहाँ भी 2 और यहाँ भी होना चाहिए। द टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट, तो अगर किस टाइप का आर्गुमेंट है, 2 इंटीजर है तो हर एक जगह 2 इंटीजर है, 2 फ्लोट है तो 2 फ्लोट होना चाहिए हर जगह, अगर इंटीजर फ्लोट है तो वो भी होना चाहिए। फिर पांचवा है दी ऑर्डर ऑफ द आर्गुमेंट। तो ऑर्डर क्या है कि जिस ऑर्डर में आपने पहले पर अगर इंटीजर दिया है तो हर जगह उस फंक्शन में हम पहली पर इंटीजर ही पास करेंगे। अगर दूसरे पर इंटीजर दिया है, अगर दूसरे पर फ्लोट देते तो हर एक जगह पर फ्लोट होता सेकंड पे। इस तरह से ये फंक्शन प्रोटोटाइप को ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इन चीज़ों को ध्यान रखना होता है। तो अब हम लोग क्या है कि इसमें जो टर्मिनोलॉजीज होंगे जो फंक्शन से रिलेटेड, इसको हम लोगों ने देखा। अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि कैटेगरीज ऑफ द फंक्शन की, फंक्शन की कितने कैटेगरी है और किस तरह से फंक्शन से रिलेटेड प्रोग्राम को हम लोग बनाते हैं। थैंक यू।